हेलो दोस्तों, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एसक्यूएल क्वेरी के बारे में। इससे पहले मैंने दो सेशंस कवर किए थे आरडीबीएमएस में, जिसमें पहला सेशन था व्हाट इज आरडीबीएमएस, व्हाट इज द डिजाइन एंड व्हाट इज द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। फिर मैंने एक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल, व्हाट इज द डीटीएल, डीएमएल, ऑल दिस थिंग्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंस्टेंट, और बेसिकली आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू about SQL queries because most of the questions are coming from the queries। तो ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट queries इम्पोर्टेंट है और हम query डिस्कस करना चाह रहे हैं। बट क्विकली वी विल cover this constant points also। So basically these are the constant। So first constraint is not null। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, क्लासेस नहीं कवर किया है, तो आप जाकर चैनल्स पे देख सकते हैं। तो first constraint is not null। What it meaning by not null? If we will give a constant, any column is not null, it means that there should be some value. It could not be null. Even blank is also a value. So you can insert blank also, but not null. Null will not acceptable. This is acceptable. So blank is, you can add the blank, but blank only you can add if the data type is the char or varchar. So it depends upon what is the data type of the columns. So data type, we will discuss the data type also. So you know there are 5-6 data type that is important. First is char, second is varchar, third is int, fourth is float, double भी होता है, and next one is the date and time। एक blob भी होता है। तो these are the basic data type। I will not go in details because जो आपके सिलेबस में है इनसे ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। जो डेटा टाइप है यही इंपॉर्टेंट है। तो कैर और वैरकैर, कैर में क्या होता है कि साइज फिक्स्ड होता है, वैरकैर में साइज फिक्स नहीं होता है। तो आप अगर यहाँ पे वैरकैर 20 देते हैं तो इसमें ये भी ऑप्शन है देने का, वैरकैर के बाद आप नंबर भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप मैक्सिमम 20 कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर कैरेक्टर का साइज 5 है तो 15 कैरेक्टर का मेमोरी फ्री रहेगा। इट विल टेक ओनली 5। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ABCD सेव किया इस कॉलम में, तो यहाँ पर 4 कैरेक्टर ही यूज हुआ, तो 16 कैरेक्टर विल बी फ्री। तो 16 character will be used for the purpose। But here what will happen if you give this character and if you give the size also, so it will take complete 20 size, it will take a spaces after that। So this is more efficient, memory efficient, it will take less memory, so that's why varchar is important। Int is used for the storing the numbers, float is for the decimal, date is for the date and time। Important thing in SQL, MySQL, SQL Server, MySQL Server and Oracle, date and time will be in this format: y, then then dd। तो पहले ईयर होता है, फिर मंथ होता है और फिर डेट होता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट, द फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट। अगर हम इसमें डेट एंड टाइम भी ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। तो ये डेट एंड टाइम का फॉर्मेट है। ब्लॉब क्या होता है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट फाइल। जैसे हम अगर इमेज अपलोड करते हैं, आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं या फिर इमेज अपलोड करते हैं या पीडीएफ अपलोड करते हैं, तो इट विल गो इनटू द ब्लॉब। और ब्लॉब होता है, वी ब्लॉब होता है, सी ब्लॉब होता है, सो देयर मेनी ब्लॉब। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम फाइल को, लार्ज फाइल को ऑब्जेक्ट, बाइनरी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है ब्लॉब के केस में, हम ब्लॉब केस को कंपेयर नहीं कर सकते एक फील्ड से दूसरे फील्ड को। जैसे हम अगर हमारा नेम एज ए कैरेक्टर है, नेम अगर एक वैरकर है,
तो हम एम्प्लॉय नेम को कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे कॉलम से, बट ब्लॉक को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो ब्लॉक के लिए हम जनरली जो कंडीशंस लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लॉक कोई कॉलम है, फॉर कॉलम इज लाइक सर्टिफिकेट, हम सर्टिफिकेट स्टोर करने के लिए कॉलम बनाए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सर्टिफिकेट इज नॉट नल, मतलब वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए कंडीशंस में। हम अभी डिस्कस करेंगे कंडीशंस, वेयर कंडीशंस, तो इसमें वी विल गो इन डिटेल्स। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, नॉट नल। तो नॉट नल मीन्स उस कॉलम के अंदर वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। हम वहां पे ब्लैंक स्पेसेस डाल सकते हैं, हम वहां पे डॉट डाल सकते हैं, वहां पे हम जीरो डाल सकते हैं, बट नल नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कंस्टेंट इज यूनिक कंस्टेंट। यूनिक कंस्टेंट मीन्स अगर नेम एज ए कॉलम हम इसको यूनिक कंस्टेंट बनाते हैं, तो उस टेबल में डुप्लीकेट नेम्स नहीं हो सकते हैं। तो हर एक रो में, आपको पता है कि इस टेबल में, अगर ये टेबल है इसको रो बोलते हैं, तो ऐसे कॉलम होता है, तो ये रो में जो ये नेम का कॉलम है, इस कॉलम में सारे नेम्स डिफरेंट होंगे, तो दैट इज कॉल्ड द यूनिक कंस्टेंट। प्राइमरी की वी ऑलरेडी डिस्कस, प्राइमरी की इज यूनिक एज वेल एज नॉट नल। तो प्राइमरी की एक की जिससे हम उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। प्राइमरी की कंपोजिट भी हो सकता है और सिंगल कॉलम से भी बन सकता है। फॉरेन कंस्टेंट हम यूज करते हैं जब हम टू टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। तो टू टेबल्स को जब ज्वाइन करना होता है, तो एक टेबल का यूनिक की दूसरे टेबल में टेबल के लिए फॉरेन की हो सकता है। चेक कंस्टेंट बेसिकली हम इस कॉलम पे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी इज ग्रेटर देन जीरो। तो हम जब भी इसमें डेटा इंसर्ट करने जाएंगे तो निगेटिव सैलरी इंसर्ट नहीं होगा। और फॉर एग्जांपल एज एज ए इंटीजर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो हम किसी का एज हम जीरो से कम नहीं डाल सकते हैं, दैट इज द कंस्टेंट। तो चेक कंस्टेंट होता है। सिमिलरली रेफ, डिफॉल्ट एंड इंडेक्स ये होता है, बट ये यूजफुल नहीं है हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो ओनली रिमेंबर नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी, फॉरेन एंड चेक कंस्टेंट। डिफॉल्ट एक होता है कि हम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एड्रेस, फॉर एग्जांपल एड्रेस हम स्टोर कर रहे हैं, तो हम डिफॉल्ट कंट्री जो है, कंट्री बोल देंगे डिफॉल्ट इंडिया। तो जो भी अगर हम इसकी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो डिफॉल्ट इंडिया विल बी गो एज ए वैल्यू फॉर ईच रो एज ए कंट्री। तो दिस इज द डिफॉल्ट। ये हो गया हमारा कंस्टेंट। लेट्स डिस्कस अबाउट, वी डिस्कस द कंस्टेंट एज वेल एज अ डेटा टाइप। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एसक्यूएल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट दिस साइट्स, दैट इज W3 Schools। इसमें एक अच्छा क्या एग्जाम्पल है कि हम यहाँ पे अपने क्वेरी को लिख भी सकते हैं और लिख के टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जैसे ये है, आप इस पेज पे जाएंगे W3 Schools, तो आप देखेंगे ये एक MySQL डेटाबेस है। एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारे सिलेबस में आई थिंक MySQL ही पढ़ना है, ओरेकल नहीं पढ़ना है। तो आप ध्यान रखना कि जो भी आपका क्वेश्चंस जनरली होगा वो MySQL डेटाबेस से कंपेटिबल होना चाहिए, क्योंकि कुछ कमांड्स होते हैं जो ओरेकल में हैं, कुछ कीवर्ड्स जो है ओरेकल में है बट MySQL में नहीं है, और कुछ MS ऑफिस में है, सॉरी MySQL सर्वर में है बट SQL सर्वर में है बट MySQL में नहीं है। तो आपको कोशिश करना है कि आपकी क्वेरी जो होनी चाहिए या फिर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट विल बी मोस्टली कंपेटेबल विथ MySQL। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर MySQL डेटाबेस है और आप यहाँ पे क्वेरी लिख सकते हैं। ये इन्होंने बताया कि इस डेटाबेस में देयर आर 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 tables are there. Customers, categories, employee, order details, orders, product, shippers and suppliers. तो ये सारे कॉलम्स हैं, ये सारे टेबल्स हैं. आप इस टेबल्स को कंबाइन करके इस पे क्वेरी भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स. तो आप ये देख सकते हैं इसके 91 रिकॉर्ड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड्स लिखे हुए 91. तो 91 रिकॉर्ड्स आते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो अब मैं क्वेरी की बारीकियों को बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले सेलेक्ट क्वेरी डिस्कस करेंगे. हमें एक्चुअली डिस्कस तो सब कुछ करना है, सेलेक्ट, क्रिएट, अपडेट, सब कुछ, बट लेट्स स्टार्ट विद द सेलेक्ट क्वेरी. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर. तो यहाँ पर स्टार मतलब होता है कि हमें वो सारे कॉलम्स लेकर आओ कस्टमर टेबल से. फ्रॉम के बाद हमें टेबल नेम देना मस्ट है. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, दिस इज द वन ऑफ द बेसिक क्वेरी. अब हम यहाँ पे बताएंगे कि स्टार की जगह पर हम कॉलम नेम भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम कस्टमर नेम एज ए कॉलम नेम देना चाहते हैं. तो सेलेक्ट स्टार कस्टमर नेम एंड कॉन्टैक्ट नेम, लेट्स यूज दिस. तो हम यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड नंबर ऑफ कॉलम्स दे सकते हैं. तो हमें सिर्फ 2 ही कॉलम्स आएंगे. अभी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स आ रहे थे. अब हमारे पास 2 ही कॉलम्स आएंगे. ठीक है, कस्टमर नेम एंड द कॉन्टैक्ट नेम. अब हम अगर इसको हम यहाँ पर एलियास नेम यूज करेंगे और हम यहाँ पे नेम कर दिए. फॉर एग्जाम्पल टेबल में नेम कुछ भी है, लेकिन जब हम रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं तो उस रिपोर्ट में कस्टमर नेम शुड बी विजिबल एज ए नेम. तो इसके लिए हमें यहाँ पर एज नेम यूज करना पड़ेगा. तो आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पर रिपोर्ट चेंज हो गया, यहाँ पर नेम आ गया. तो दिस इज कॉल्ड द एलियास नेम. ठीक है, दिस इज a बेसिक वन. अगर हम यहाँ पर ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कस्टमर. कस्टमर एक टेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर एक टेबल है. तो हम यहाँ पे टेबल्स का नाम भी दे सकते हैं. हमारे पास और भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे हम यहाँ पर एक और चीज लिखते हैं. लेट्स ट्राई दिस वन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. ऑर्डर्स में अगर हम ऑर्डर्स लिखेंगे तो यहाँ हमें स्टार लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें मुझे पता नहीं कि उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं. तो अगर आपको कॉलम्स नहीं पता है, what will happen, it will run or not? Let's try it. Every drive table must have its own alias. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप देख सकते हैं इस चीज को. तो फ्रॉम के बाद जो हमें लिखना है दैट इज ए टेबल नेम. उस टेबल नेम जरूरी नहीं कि टेबल ऑलरेडी प्रेजेंट भी हो. हम यहाँ पे कोई सा भी रिजल्ट सेट दे सकते हैं. आप ये देख रहे हैं ये ऑर्डर्स टेबल से डेटा लेकर आ रहा है और हम क्या बोल रहे हैं, इस डेटा के ऊपर फिर से सेलेक्ट क्वेरी लगाओ. तो यहाँ पर फ्रॉम के बाद भी हम कोई भी टेबल्स रिजल्ट सेट चाहिए, एक्चुअली नॉट ए टेबल. ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ क्लियर करना चाह रहा हूँ आपका डाउट कि यहाँ पर अगर टेबल नहीं भी होगा तो भी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. अब क्या होता है जनरली, हम यहाँ पर जब हम रिपोर्ट जनरेट करना होता है तो यहाँ पर 5-6 टेबल्स होते हैं और एक व्यू. न्यू कॉन्सेप्ट इज व्यू इज ऑल्सो टेम्पोररी टेबल. अगर आप लोगों को नहीं पता है व्यू के बारे में तो मैं बता सकता हूँ, बट अभी ब्रीफली बताता हूँ. व्यू इज ए टेम्पोररी टेबल. इट कुड बी क्रिएटेड बाय वन टेबल और मल्टीपल टेबल्स. तो हम जनरली व्यू बनाने के लिए 2 कॉलम एक टेबल से, 2 कॉलम दूसरे टेबल से, 2 कॉलम तीसरे टेबल से, इस तरह से मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके
एक सेलेक्ट क्वेरी लिखते हैं और उससे हम व्यू बनाते हैं। तो इससे फायदा क्या है कि हमें बार बार फिर से उस ज्वाइन को, उस क्वेरी को लिखने की जरूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली फेच इट फ्रॉम द व्यू एंड व्यू विल बी बिहेव एज ए टेबल्स। और व्यू का हम डायरेक्टली नेम भी यहाँ पे दे सकते हैं फ्रॉम के बाद। तो दिस इज अबाउट द व्यू। ठीक है, मैं इसको अभी हटाता हूँ और फिर हम आते हैं कस्टमर पे। इस साइट का यही फायदा है, आप यहाँ पे R&D कर सकते हैं। आई डोंट नो आपके पास माई SQL है या नहीं है, तो इट्स बेटर go to the W3 schools, try with your commands and see what is happening. If you do this one, at least you will be remember. तो select staff from customers, ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे, मैंने इलियास नेम के बारे में बता दिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशंस क्यों यूज करते हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं 91 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब हम वेयर कंडीशन यूज करते हैं टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रिजल्ट इन द रिजल्ट सेट। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चाहते हैं कि सिर्फ हमें वही कस्टमर दिखे जो जो बर्लिन सिटी से हैं, ओके, तो ये एक शॉर्ट, ये एक रिजल्ट को रिस्ट्रिक्ट करेगा, कम कर देगा। तो फॉर एग्जांपल आई विल पुट हियर वेयर सिटी। एक और बात, माई SQL इज ए केस सेंसिटिव, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सिटी इक्वल टू तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही कस्टमर है जो बर्लिन सिटी से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ वेयर कंडीशंस के बाद सिटी इक्वल टू बर्लिन। अब हम ऐसे बहुत सारे कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम ओनली, कस्टमर नेम like A. So any customers whose name is started with A, it will come here. Customer name in where condition, unknown column. So it seems like I make some spelling mistakes here. Not a customer, it should be customer. Yeah. So आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स आए, ठीक है। और एक बर्लिन से है, एक मैक्सिको डीएफ एंड वन इज लंदन। अब हम यहाँ पे एक और आपको ट्राई करके बताना चाह रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, लाइक ए के बाद हमें परसेंटेज देना होगा। परसेंटेज देने के बाद एनीथिंग दैट इज स्टार्टेड विथ ए, तो एनी कस्टमर नेम दैट इज स्टार्टिंग विथ ए, इट विल कम इन हियर इन दिस कंडीशंस। नाउ यहाँ पे हम अगर सिटी सेलेक्ट करते हैं, आई वांटेड टू नो द सिटी, तो आप इसको रन करेंगे तो ये आया। Now one more thing, if I wanted to know the only distinct one, there is, you see that Berlin is coming, Mexico DF is coming 2 times, so I can use distinct city, it will give you only distinct। तो मैंने आपको बताया distinct करने के बाद it will remove the duplicates from the result set। हाँ, अगर हम distinct city plus name कर दें, then what will happen? हम डिस्टिंक्ट के साथ मल्टीपल कॉलम्स भी लिख सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस कॉलम शुड बी डिस्टिंक्ट। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो इट विल गिव यू 4 रिजल्ट बिकॉज कस्टमर नेम इज नॉट सेम, सो दैट्स व्हाई इट इज कमिंग 4 रिजल्ट। यहाँ पे हम अगर कुछ और भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आई कैन पुट इट हियर लाइक स्टार आल्सो। तो आप देख रहे हैं 4 रिकॉर्ड्स आए, क्योंकि ऑल 4 रिकॉर्ड्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग 4 रिकॉर्ड्स।
तो डिस्टिंक्ट एक कॉलम के साथ भी लगा सकते हैं। जितने भी यहाँ पर रिजल्ट्स, अगर डिस्टिंक्ट के बाद जो भी लिखेंगे, ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल कॉलम्स शुड बी यूनिक, शुड बी डिस्टिंक्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिटी ही, हमें कस्टमर नेम और सिटी अगर लिखेंगे तो दोनों कंबाइंडली डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होगा। नेक्स्ट आई विल tell you about the in command. What is in? Now I wanted to know only customer ID, that is first, fifth and 10th. So I can use in command like this. You see the customer ID is coming 1, 5th and 10th. You can use the character as well as you can use the numbers also here. So in command useful if you know which columns you wanted to find. अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ. Let's go to the open to the new editor. मैंने अभी तक चेक नहीं किया प्रोडक्ट क्या है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ORDER. आप ये देख सकते हैं कि ये सारे ऑर्डर्स हैं. देयर इज हाउ मेनी रिकॉर्ड्स? 830 रिकॉर्ड्स आर देयर फ्रॉम ऑर्डर्स. आप यहाँ पे कस्टमर आईडी भी देख सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे कस्टमर नेम नहीं है तो हम ऑर्डर्स को और कस्टमर नेम को, कस्टमर टेबल को ज्वाइन करके कस्टमर आईडी के बेसिस पर, क्योंकि कस्टमर आईडी इज ए फॉरेन की हियर एंड इट विल बी प्राइमरी की इन द कस्टमर टेबल. आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी इज ए प्राइमरी की इन द कस्टमर टेबल एंड द कस्टमर आईडी इज ए फॉरेन की इन द ऑर्डर्स टेबल. क्योंकि ऑर्डर्स टेबल में कस्टमर का रेफरेंसेस है तो इसलिए ये फॉरेन की है ऑर्डर्स टेबल में, बट इट इज ए प्राइमरी की इन द कस्टमर टेबल. तो हम यहाँ पर दोनों को ज्वाइन करके हम यहाँ पे कस्टमर नेम भी ला सकते हैं. वी विल डू इट लेटर. और लेट्स ट्राई. सो कस्टमर ऑर्डर, नाउ वी कैन यूज हियर कस्टमर where orders dot customer ID equal to अभी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, only 5 columns are coming. If I will run this command, you see it is bringing this. These are the records from the order table. Okay, now these are from the order table. Now these are coming from the customer tables. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ID मैच कर रहा है. That's why it is bringing the customer name Billman Kala and the all other details, address and city, everything is there. So this is called the join. मैं अभी आपको इन बता रहा था इन कमांड. तो इन कमांड हम जब हमें पता होता है कि इनके अंदर क्या डालना है और हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू पता होता है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं इन कमांड. नाउ लेट्स ट्राई अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज द ऑर्डर बाय. ऑर्डर बाय हमेशा जनरली लास्ट में ही होता है. ऑर्डर बाय एट द एंड ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट. हम यहाँ पे ऑर्डर बाय क्या लगाना चाहेंगे? See, this is not in order. Okay, so let's try with country.
तो फर्स्ट सबसे ऊपर क्या आना चाहिए? कनाडा। यू सी हियर कनाडा। तो ऑर्डर बाय ऑलवेज यूजिंग असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। बट अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करना है, देन यू हैव टू गिव एक्सप्लिसिटली द ऑर्डर्स। सो इट्स अ डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप देख सकते हैं स्वीडन इज कमिंग फर्स्ट एंड कनाडा इज कमिंग इन द लास्ट। अगर आप इसको कुछ नहीं देंगे तो असेंडिंग ऑर्डर होता है। और अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर देना है तो यू हैव टू explicitly type ASC, that is called the ascending order. So you can see here Canada, Germany and Sweden. So this is the order by. Order by will be comes always in the last. उसके बाद हमने एक और कमांड डिस्कस किया था, where customer ID is this, and you can put many conditions using and or operator. Okay, so this is a good example. I put one condition, that is customer ID in, and now I am going to put the another conditions, for example, where addresses is not null. Anyway, you see here all the addresses are not null, so it will not impact any results. It will only give you the 3 records here, but I'm just giving you how to write the conditions. Is not null. Now I will put here is null. So what will happen? All are not null, so it will give you the 0 records. Correct. So if you use the not null, it will give you the 3 records. So I am saying that you can combine multiple conditions with and or conditions. And or is okay. I will give you the example of or also. So where customer ID is 1510, and now I am going to put another conditions with or customer ID is greater than 3, and I have closed into the bracket. So what will happen? It will only give you the 5 and 10. Customer ID 5 and 10, where address is not null, and order by country. See, here this condition is or, so it will give you first condition, for example, greater than 3. So 4 is fulfilled by this one. Customer ID 4 will come from here. There is or condition, so it will give you, so it is given 89 records. What it is not given? Only 2 will be not coming. I think 2 and 2 and 2 and 3 will not come, except that everything will become. So 91 record is there, only 2 and 3 will not come. Let me put the order by customer ID. So we will see. You see 1, 4, 5. So 2 and 3 will not come. Why it is not coming? Because 2 and 3 is less than 2 and 3 is less than 3, and this is also not coming from these conditions. So that's why 2 and 3 is not coming. So I have given you idea how to combine 2 conditions, 3 conditions with and or. What is the order by? I already discussed the let me put where address is address like, so it should having capital A in anywhere in the addresses. Let's see what is happening. So did you find A? Okay, so here A is there, A is there.
So there is two things, one is percentage and another is underscore. So what will happen, underscore means a and underscore should have only one character, percentage could have 0 and infinite characters. So percentage means anything will is possible, but if I am using underscore, it means that at least one character should be there. So what I am putting, a underscore a means a underscore a, so only this condition is fulfilled, a and underscore at the place of underscore coming l. It's not a case sensitive, so this is good. Like you can put capital A or small a, it will give you the same result. So it's not a case sensitive. So you understand the and underscore and the percentage. Now let's talk about the some functions. Some functions means basically you can see here many functions are there. Okay, so I will suggest you to go through the sites and check all the methods once. Okay. Uh, Now I am going to discuss the important thing, that is the group by. Okay, so let me remove this condition. Okay, so it will give you all the customers where the uh, customer ID is greater than 10. This is a product table, no? Orders table. Okay, so group by, two things are very important, group by and the aggregate functions. Let me type it here first. So group by and the function is called the aggregate function. Aggregate function. So these two are working together. Okay. So what is the aggregate functions? Aggregate functions is a functions that will work on multiple row together. For example, these are the 4 records and everyone having salary. Salary is one column. Okay. Now, if I will run the aggregate function on this column, if I will run the aggregate functions on this column, so it will not give you a result on the basis of one records, but it will give you the result on the basis of all the columns. So it will use all the rows. So it will use more than one row. It will use the complete result set and then decide the result. That is called the aggregate function. Aggregate means combinedly many records, combinedly multiple row and giving the records. For example, if I will ask sum of salary, so it is not possible by single row. It will use all the result set, what are the records are coming, and then for example, this is a salary column, so they will add this one and this one, combinedly all this, and then give you the result. So it is using more than one records to generate the results. That's why it is called the sum as an aggregate function. So for example, sum
average, max, mean. These all are the aggregate functions because this is using more than one row to calculate to find out the result. For example, count is also one aggregate function. Now here important thing, count star, count 1, count 2. What is the difference between count 1 and count 2? So okay, I will tell you. Count star means how many result set is coming. It will give you the result, it will give you the maximum number of row. Count 1 means, for example, uh, for example, count 1 means they are going to count this one. Okay, so for example, 3 records are there. Here 1, 2, and here null is there. Here A, B, C, P, Q, R. So what will happen? Count star is 3. Count 1 equal to 2. Count 2 equal to 3. So this is the differences. Count star means it will use the complete result set and find out the maximum count. Count 1 is only finding the first row. If any null is there, so it will exclude this one. So this is excluded. So only 2 are coming. So count 1 will be 2. Count 2 equal to 3. Count 2 equal to, for example, this is count 2. So you see here 3 columns are there, 3 rows are there. So it will give you the 3. So this is the difference between count star, count 1 and count 2. Even we can use the count and column name, column A. So it is again based on the column A. If any null is there, then it will be reduce the count. So in count, null is ignored. It's not in used for the count. Okay, now let's talk about the aggregate function. So we see that sum, average, max, mean, count, all these are the aggregate function. Aggregate functions, if any group by is there, then definitely one aggregate function should be there in the select statement. But without group by also we can use the aggregate functions. Now let's discuss this one. So okay, 1 or 2 points I will tell you here first. Where conditions, then we can use the group by, then we can use the having, then we can use the order by, and here in select we can use the aggregate function. It is based on are we using group by or not. If group by is there, then definitely aggregate function should be there. But if the aggregate function is there, it is not necessary, how we can say, it's maybe group by is there. Group by could be present or could not be. So if aggregate function is there, then the group by could be, could not be, but the group by is there, then definitely aggregate function will be there. And the important thing, where always come before group by. We cannot use where conditions after group by. Only what we can do after group by? After group by having. Why we are using having? To restrict the result from the group by. So we can use the having and we can use at the end order by.
Now let's discuss all these concepts here. So we discussed that the where condition we can use before the group by, okay, and we can use the aggregate functions without the group by. Let's talk about this. So what we are going to use here, CT, comma, let's use first count. So you can see here we can use the count without group by. Okay, so this is the first conditions I discussed. Without group by also we can use the aggregate functions. Now let me use CT here, comma, count. So okay, so this is confusing one. This is not the right result, because what is happened here, if you see the city are many cities are there, but count is giving 81 because 81 count is there, so that's why it's picked the first record. So what is the best options here? Now if you are using count, we should use here group by city. Now see what will happen. So here it is saying, where is London? So only five customer is there who is from the London, and most of okay, now let's use order by. You see here, so maximum customer is from the London, so 5 customer is from the London, 4 customer is from the Sao Paulo, 3 customer is there the Mexico DF, 3 customer is from the Rio de Janeiro. So you can see this result. So what I am doing, I am using where conditions, I am using group by conditions, and finally I am using the order by. Now what is the order by? Order by is count I am using. Now if you wanted to use max, now what we can use other aggregate function, max of customer ID. Okay, so what it is saying, there are 5 customer that is from the London city, and the 72 is a customer ID that is maximum customer ID who is from the London. You got this point? So maximum customer ID is giving, there are 5 customer from the London. Okay, let me see here how many are from the London. It's a case sensitive, so we have to use capital C, customers where city equal to London. So I told you 1, 2, 3, 4, 5, 6. Why 6? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yes, 6. But 1 is less than 10. And in these conditions, I am putting customer ID is greater than 10. So it is not coming into the result set. I hope it is clear. So except this, there is 4. 1, 2, 3, 4. Sorry, except this, there is a 5. 1, 2, 3, 4, 5. So only 5 customer is there, and the maximum customer ID is 72, so that's why it is coming here 72. So I saw you here how we can use the two aggregate function here. Now
you understand why we have to use where before the group by. If you use where conditions after group by, it will throw an error. See, check the syntax, check the manual and corresponding MySQL. Okay, and where is the problem? Customer ID is greater than 10. It should be okay. So what is happening, I will explain you in the back end. So first it will execute the where customer ID is greater than 10. Don't worry here, they will, these things they will execute at the end. First they will execute the where conditions, they will bring the data, and then they will execute this one. So first conditions what they are going to execute, the customer ID is greater than 10. If they will execute the customer ID is greater than 10, then they will exclude 1 to 10, and from 11 to 91, you see here maximum is 91. So 11 to 91 they will bring one result set. Okay, now on this result set having 80 or 81 records, on these records they will group by city. So they will group by city in the in this means they will group by how many are from the London, how many are from the San Francisco, how many are there from the other cities, London, Mexico, how many are there from Paris. So like that they will make a group, and then after that they will they will display, they will execute this command ct, they will calculate the count, and then they will calculate the maximum customer ID. So first they know we are using the group by ct, that's why we have to use here ct. This is again interesting. If we are using group by ct, then definitely ct should be here. So now they are using ct. Now they are running the aggregate function count. So they will count only London city, how many are there London, because we are using the group by London. Okay, so if you execute here, then it will give you this result, basically this result. Now they are going to use count. So how many count is there? So 1 2 3 4 5 count is there. What is the maximum customer ID? So 72 is the maximum customer ID. That's why you see here 5 is the count and 72 is the maximum customer ID. Now they will calculate everything here till here. Now at the end they will execute this order by to display. So they will, at the end they will execute this one for the display purpose, order by. So this is happening in the backend. So for example, if I will remove city, let's see what is happening. It's giving the result, but it's very confusing. What is this count? What is this maximum ID? For which city it's belong? So this is not the right result. So we have to use the city here. Now let's see what will happen if I will remove this two. Only city. It's giving result, but it's, I hope it should throw error that there is no aggregate methods you are using. Okay, so till now just understand, first we have to use the where conditions, after that the group by. Okay, now one more thing. Now I wanted to, from this I wanted to know only the conditions, only that city where the count is more than 2. Okay, now I wanted to, from this result,
this result set having, I think, 60, how many result set is there? 63 records are there. Now I wanted to know only the records that having count is greater than 2. So how we can do that? So group by CT, and then we can use to restrict this group by result with the having condition. Having, you see here. So it will give you only the CT where the count is more than 2. So this is the way to restrict the group by conditions, group by result. So to restrict this result, we are using where conditions. Now to restrict the group by result, we have to use the having conditions. So having is used to restrict the result that is coming from the group by conditions. So I hope it is clear. Now we discuss the where conditions, group by, having, aggregate functions, order by, everything. So this is all about the group by and the aggregate functions. I hope it is fine for today. One more sessions I need to cover complete SQL, and then after we will discuss some MCQs. So if you like, if you think that this is useful for you for examinations, then please subscribe and share with your friends. Thank you very much.